तो बच्चों कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बच्चों, क्लास 12th है आपका और सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, बोले तो अर्थशास्त्र। तो इसका बच्चों आज की इस वीडियो में हम लोग कह लीजिए इम्पॉर्टेंट पेपर देखने वाले हैं आपका, या फिर सैंपल पेपर कह लीजिए, या प्रैक्टिस पेपर, इसको आप समझ सकते हैं। ठीक है बच्चों, आपको तो पता ही होगा कि कल आपका पेपर है। कल बोले तो कल कितनी तारीख है आपको पता होगा। कल है आपका 28 मई 2022। ठीक है, 28 मई 2022 है कल आपका इकोनॉमिक्स का पेपर है बच्चों। तो उसी से संबंधित ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पेपर होने वाला है, इसको जरूर देख करके जाइएगा और हो सकता है कि कई सारे क्वेश्चंस इसके अंदर से रिपीट हो जाए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और जिन बच्चों को नहीं पता उनको मैं बताना चाहूंगा कि इससे पहले, ये हमारा पेपर नंबर 3 है, इससे पहले मैंने आपका 2 पेपर ऑलरेडी करवा रखा है चैनल पे। तो अगर आपने उनको नहीं देखा है तो चैनल का डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलिएगा, वहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। और आप हमारे जो प्लेलिस्ट वाला सेक्शन होता है, हमने अलग से इसकी प्लेलिस्ट भी बना रखी है इकोनॉमिक्स के लिए, तो वहां पर भी जाकर के उन 2 पेपर्स को देख सकते हैं। और जो हमारे चैनल पे जो वीडियो वाला सेक्शन है, वीडियोस वाला, वहां पर भी आप इन वीडियोस को देख सकते हैं जो 2 पेपर बना रखा है। पहले आप ये 3rd वीडियो देख लीजिए जो तीसरा पेपर मैं आपके लिए बना रहा हूं, उसके बाद इन दोनों वीडियोस को भी जरूर देखिएगा, बहुत मदद करेगा आपका कल के पेपर के लिए। एक तरह से कह सकते हैं कल ही का पेपर है, क्योंकि पूरा पैटर्न उसी तरह से आएगा आपका, जैसे भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो देखिए, इकोनॉमिक्स आपको हिंदी में अर्थशास्त्र जिसको आप बोलते हैं, इसका सब्जेक्ट कोड है आपका 030। ठीक है, यानी 030। इसका जो पेपर होगा ये 2 घंटे का पेपर होगा बच्चों। साथ ही साथ अगर मैं आपसे बात करूं तो जो पेपर होगा आपका ये 40 नंबर का पेपर होगा, 40 मार्क्स का पेपर आएगा आपका। ठीक है, जो बोर्ड का पेपर आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा, आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। यहाँ पर आपका सीरीज लिखा हुआ रहेगा, यहाँ पर सेट लिखा हुआ रहेगा, और देखेंगे तो ये जो पेपर करवा रहा हूँ ये सेट आपका 3 करवा रहा हूँ। आपको जो पेपर मिलेगा वो आपको या तो सेट 1 मिलेगा, या सेट 2, या सेट 3, या फिर सेट 4। तो सेट 1 और 2 दोनों करवा दिए हैं। अब आज की इस वीडियो में हम लोग सेट 3 कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए, कोड होगा आपका, पेपर का कोड नंबर लिखा हुआ रहता है इस तरह से। नीचे चले तो यहाँ पर बताया हुआ है कि इस पेपर के अंदर टोटल आपको 13 मुद्रित पृष्ठ यानी कि प्रिंटेड पेजेस देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ अगर मैं आगे चलूं तो बताया गया है कि जो आपका इकोनॉमिक्स का पेपर है, इसके अंदर 13 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, 13 क्वेश्चन पूछे जाएंगे बच्चों, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नीचे चलते हैं। 15 मिनट का टाइम अलाउ किया जाता है आपको पढ़ने के लिए, तो पता ही होगा। शॉर्टकट में सामान्य निर्देश को समझ लेते हैं बच्चों। देखिए यहाँ लिखा हुआ है सामान्य निर्देश। तो बताया गया है कि ये जो पेपर है आपका, इसके अंदर टोटल आपसे 13 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, इस प्रश्न पत्र में, यानी कि इस क्वेश्चन पेपर में आपसे 2 नंबर वाले 5 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, 3 नंबर वाले भी आपसे जो है सो कि 5 प्रश्न पूछे गए, यानी 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं, और 5 नंबर वाले आपके 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। टोटल 13 क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं इस पेपर के अंदर बच्चों। ठीक है, साथ ही साथ अगर मैं आपसे बात करूं तो जो 2 नंबर वाले क्वेश्चंस होते हैं उनका आंसर आपको देना है 30 से 50 शब्दों में। ठीक है, यानी 30 to 50 वर्ड्स के अंदर। 3 नंबर वाले जो क्वेश्चंस है आपके, उनका जो आंसर आपको लिखना है 50 to 80 वर्ड्स, यानी कि 50 से 80 शब्दों में लिखना है। और जो 5 नंबर वाले क्वेश्चन है बच्चों, 5 मार्क्स के जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इनका आंसर आप लिखेंगे तो 80 से 120 शब्दों में लिखना है, यानी कि 80 to 120 वर्ड्स के अंदर लिखना है बच्चों। इसी क्वेश्चन पेपर के अंदर आपको केस आधारित प्रश्न कह लीजिए, या फिर स्रोत आधारित प्रश्न जो है देखने को मिलेगा, मतलब पैराग्राफ वगैरह भी देखने को मिलेगा। उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर लिखना है जो क्वेश्चन पूछेगा पैराग्राफ के अनुसार। ठीक है, तो ये था आपका सामान्य निर्देश। इंग्लिश में इसी को हम लोग बोलते हैं बच्चों जनरल इंस्ट्रक्शंस। आप इनको रीड करना चाहते हैं इंग्लिश में, तो इंग्लिश में भी आप इसको रीड कर सकते हैं। यहीं पर मैं आपको बताना चाहूंगा बच्चों, ये जो वीडियो है ये हिंदी मीडियम वाला बच्चा भी देख सकता है, प्लस में जो इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा है ये भी देख सकता है वीडियो, क्योंकि हिंदी में भी बताऊंगा, इंग्लिश में भी बताऊंगा आपको मैं। ठीक है, हिंदी में आपको कोशिश करूंगा समझा दूं, और इंग्लिश में उसका जो ट्रांसलेशन है वो सारी चीजें दिखा दूंगा। तो दोनों मीडियम के बच्चे इसको देख सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने पेपर की तरफ। ठीक है, तो नीचे आएंगे तो देखिए ये रहा हमारा पेपर का पहला क्वेश्चन, आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे बच्चों। पहले क्वेश्चन में क्या पूछा है कि अंतिम माल और मध्यवर्ती सामान के बीच में अंतर करना है आपको। जो अंतिम माल होता है हमारा, ठीक है, और जो मध्यवर्ती सामान होता है उसके बीच में आपको अंतर करना है। तो कुछ इस तरह से हिंदी में आपको आंसर लिखना है कि अंतिम माल उन वस्तुओं के को संदर्भित करने के लिए किया जाता है जिनका उपयोग या तो अंतिम उपभोग यानी कि लास्ट कस्टमर के अंदर किया जाता है, या फिर जबकि इंटरमीडिएट माल उन सामानों को संदर्भित किया जाता है
जिनका उपयोग या तो पुनर्विक्रय के लिए होता है, आगे के उत्पाद और उद्देश्यों के लिए किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आंसर आपको लिखना है। साथ ही साथ यहाँ एक चीज और ऐड कर दूं कि जब मैंने अपना 12th किया था 2019 में, तो मेरे पास इको सब्जेक्ट नहीं था, इसकी जगह मेरे पास टूरिज्म था। ठीक है, तो लेकिन आपकी इतनी डिमांड थी और आपका पेपर भी है, तो आज तक का जो भी मेरा टीचिंग का एक्सपीरियंस रहा है उसके आधार पर मैं आपको जितना समझा पाऊंगा अपनी तरफ से क्या करूंगा बच्चों में 100% दूंगा। यहाँ तक कि आप कह सकते हैं 110% दूंगा आपको समझाने में, तो उसकी तो आप बिल्कुल ही चिंता मत कीजिए। और हाँ बच्चों, ये पेपर पूरा का पूरा इंग्लिश मीडियम में था, तो हिंदी मीडियम में इसको ट्रांसलेट करने में थोड़ा सा अप डाउन हो गया है। ठीक है, तो एडजस्ट कर लीजिएगा आप। ठीक है, तो ये देखिए, ये क्वेश्चन आपका इस तरह से पूछा है पहला, और आंसर इस तरह से देना है आपको 2 नंबर के लिए। यही क्वेश्चन अगर आपसे इंग्लिश मीडियम में पूछेगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से पूछेगा, ये आप देख पा रहे होंगे, ये रहा क्वेश्चन। ठीक है, और जो आपको आंसर देना है बच्चों, क्वेश्चन है यहाँ पर आपको जो है इसको डिफरेंशिएट करना है एक तरह से, जो हमारा फाइनल गुड्स होता है और इंटरमीडिएट गुड्स के अंदर सामानों की बात कर रहा है। तो आंसर आपको कुछ इस तरह से देना है, आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ये आंसर देना है आपको 2 नंबर में इस तरह से। ठीक है, तो आई होप कि पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी के अथवा में आपको बच्चों यहाँ पर अगर आप ध्यान से देख पा रहे होंगे तो इसी के अथवा में क्वेश्चन दे दिया आपको कि अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता तो नीचे वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं आप। ठीक है, तो ये आपके लिए जो भी अथवा होता है यानी कि चॉइस वाले क्वेश्चंस होते हैं वो आपके लिए प्लस पॉइंट होता है कि कई बार बच्चे को ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आ रहा होता है तो नीचे वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकता है बच्चा। ठीक है, नीचे देखिए इसके अथवा में क्या क्वेश्चन पूछा है कि सकारात्मक बाह्यताओं और नकारात्मक बाह्यताओं के बीच में अंतर बताना है। ये क्वेश्चन आपसे इंग्लिश में पूछेगा, तो इस तरह से पूछेगा आपको अंतर बताने के लिए, यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, और जो आपको आंसर लिखना है बच्चों वो कुछ इस तरह से हिंदी में आंसर लिखना है, यहाँ पर आप देख ही सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हिंदी में आपको आंसर लिखना है, ये रहा हिंदी में आंसर। आप वीडियो को पॉज करके पढ़ते चलिए बच्चों, ठीक है, और समझते चलिए। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं इंग्लिश मीडियम में, तो इंग्लिश मीडियम में ये क्वेश्चन है आपका, और जो आंसर लिखना है वो कुछ इस तरह से आंसर आपको लिखना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों। ठीक है, ये आप देख सकते हैं इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, इस तरह से आपको आंसर लिखना है। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है हमारा दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में यहाँ पर ध्यान से देखिए क्या पूछा है कि एक काल्पनिक अर्थव्यवस्था के लिए आय के संतुलन स्तर की गणना करनी है, जिसके लिए यह दिया गया है, जिसके लिए आपको ये चीजें दी गई है, जैसे कि स्वायत्ता निवेश जो है 500 करोड़ है और 2 है। ठीक है, खपत समारोह जो है C बराबर में आपका 100 प्लस में 0.8y है। ठीक है, तो इस तरह से आपका क्वेश्चन पूछा गया, तो आंसर कुछ इस तरह से लिखना है आपको, आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे बच्चों। इस तरह से आपको आंसर लिखना है, हिंदी मीडियम वाले बच्चे देख लीजिए। ठीक है, इस तरह से हिंदी मीडियम में आंसर लिखना है, और यही क्वेश्चन अगर आपसे इंग्लिश मीडियम में आएगा पूछेगा, मतलब बेसिकली तो इस तरह से ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा हुआ है। आप ये वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं, और जो आंसर आपको लिखना है बच्चों इस क्वेश्चन का वो कुछ इस प्रकार से लिखना है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर आंसर बच्चों, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, इस तरह से आंसर आपको लिखना है आपका, अगर ये क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में आ जाता है तो बच्चों। ठीक है, तो आई होप कि इतना आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है हमारा इसी के अथवा में एक क्वेश्चन दे दिया आपको बच्चों। बेसिकली अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता तो ये नीचे वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं आप। तो इसके अथवा में देखिए बच्चों क्या क्वेश्चन पूछा है कि एक काल्पनिक अर्थव्यवस्था के लिए आय में परिवर्तन, ठीक है, इस तरह से y की गणना करनी है आपको। मान लीजिए अगर ये चीजें हैं, तो जैसे सीमांत उपभोग प्रवृत्ति यानी कि MPC बराबर में 0.8 है, और निवेश में बदलाव ये बराबर में 100 करोड़ है, तो सॉरी 1000 करोड़ है। तो ठीक है, तो आंसर जो आपको लिखना है, तो इस तरह से आंसर लिखना है अपना बच्चों। हिंदी मीडियम वाले बच्चे देख लीजिए, इस तरह से अपना आंसर आपको कंप्लीट करना है लिख करके। ठीक है, तो इस तरह से हिंदी में आंसर लिखना है। यही क्वेश्चन अगर आपसे इंग्लिश मीडियम में पूछता है बच्चों, ठीक है, तो इंग्लिश मीडियम में इस तरह से पूछेगा, इसी का अथवा में आप क्वेश्चन देख ही सकते हैं, इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा आपसे। ठीक है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, और जो आपको अपना आंसर लिखना है बच्चों वो कुछ इस तरह से लिखना है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रहा आपके सामने, इस तरह से गिवन है आई इस तरह से बराबर में 1000 करोड़, MPC बराबर में 0.8, एज वी नो, जो इस तरह से चीजें करके दे रखा है, आप यहाँ पर पूरा देख सकते हैं किस तरह से आंसर आपको लिखना है बच्चों। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है हमारा तीसरा क्वेश्चन, ध्यान से समझिए। क्वेश्चन कई बार प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर में पूछा हुआ है कि जैसे जैसे आय बढ़ती है ना, लोग अधिक बचत करने लगते हैं। दिए गए कथन जो है ना उसकी पुष्टि करनी, यानी कि जैसे जैसे इनकम बढ़ता है ना, आदमी बचत भी ज्यादा करने लगता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊं, कोई आदमी यहाँ पर 10,000 रुपए कमाता था, ठीक है,
तो वो कितना सेव करता होगा, हार्डली मान लीजिए 2000 रुपीज सेव कर लेता होगा पर मंथ, ठीक है। 8000 क्या होता होगा उसका एक्सपेंडिचर होता होगा, यानी एक्सपेंड करने वाला होता होगा वो 8000 रुपए। लेकिन अगर वो मान लीजिए 10,000 के बजाय आप वो 15,000 कमाएगा, ठीक है, तो 15,000 में वो कितना बचाएगा, पहले वो 8,000 खर्चा कर रहा था, तो अब 10,000 भी खर्चा करेगा, ठीक है, तो बचाएगा कितना, ठीक है, 5,000 तो बचा लेगा कम से कम। तो यही चीज है यहाँ पर, वही क्वेश्चन में पूछा है कि जैसे जैसे आय बढ़ती है ना, लोग अधिक बचत करने लगते हैं। इस कथन का आपको पुष्टि करना है। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि आय के निचले स्तर पर एक उपभोक्ता अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा उपभोग व्यय यानी कि बुनियादी उत्तरजीविता आवश्यकताओं पर खर्च करता है। मतलब जो भी वो कमाता है ना, तो उसकी जो बुनियादी चीजें जैसे रोटी कपड़ा मकान इस तरह से चीजें, तो उसमें वो खर्च करता है। लेकिन जैसे जैसे आय बढ़ती है ना, उपभोक्ता के मनोवैज्ञानिक व्यवहार तर्क संगत के कारण लोग कम उपभोग करते हैं और भविष्य की अनिश्चितता जो है ना, भविष्य के लिए अधिक बचत करते हैं। यानी कि वही चीज बताया कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती है तो आदमी सेव करना शुरू करता है पैसों को, ताकि फ्यूचर में वो इस चीज को इन्वेस्ट कर सके। ठीक है, यही क्वेश्चन अगर आपसे इंग्लिश में पूछेगा तो इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं, as the income increases people tend to save more, justify the given statement। इस तरह से क्वेश्चन है। और जो आपको आंसर लिखना है बच्चों, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, इस तरह से आंसर लिखना है तीसरे क्वेश्चन का। ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके पढ़ना चाहें तो पढ़ भी सकते हैं बच्चों। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे, अगला क्वेश्चन है चौथा क्वेश्चन, कि किसी देश की स्वास्थ्य स्थिति को मापने में मदद करने वाले किन्हीं दो संकेतकों का उल्लेख कीजिए और उन पर चर्चा करनी है। मतलब आपको कोई भी देश का अगर स्वास्थ्य की स्थिति जाननी है तो कैसे जान सकते हैं। तो देखिए, किसी देश की स्वास्थ्य स्थिति को मापना या मापने में मदद करने वाले दो संकेतक इस तरह से हैं, जैसे शिशु मृत्यु दर माइनस शिशु यहाँ पर मृत्यु दर, या फिर IMR उन बच्चों की संख्या को दर्शाती है जो अपने जीवन के पहले वर्ष में जीवित रहते हैं। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। दूसरा है साक्षरता दर को आप माप सकते हैं। साक्षरता दर 7 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग में साक्षर जनसंख्या के अनुपात को मापता है। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर आप लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन अगर आपसे इंग्लिश में पूछेगा तो कुछ इस तरह से ये क्वेश्चन पूछेगा बच्चों, आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, वीडियो को पॉज करके पढ़ना चाहे तो पढ़ भी सकते हैं। और जो आपको आंसर लिखना है बच्चों, वो कुछ इस प्रकार से लिखना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आंसर इस तरह से लिखना है, टू इंडिकेटर्स दैट हेल्प टू मेजर दैट हेल्थ स्टेटस ऑफ अ कंट्री आर। तो कौन कौन से इंडिकेटर्स हैं हमारे, यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहला और दूसरा लिटरेसी रेट है करके। ठीक है, तो इस तरह से वीडियो को पॉज करके आप पढ़ भी सकते हैं। थोड़ा सा और रह गया है, इस तरह से ग्रुप ऑफ 7 ईयर और अबव करके। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर समाप्त होता है। उसके बाद इसी के अथवा में ध्यान से देखिए बच्चों, ये अथवा आपका ना लाइफ सेविंग मान लीजिए बनेगा। लाइफ सेविंग मतलब मार्क्स इंक्रीज करने वाला बनेगा। अथवा आपको दे दिया, मतलब ऊपर वाला क्वेश्चन आपको हार्ड लग रहा है तो नीचे वाला इजी लग रहा है, नीचे वाला कर लो भाई। नीचे वाला हार्ड लग रहा है, ऊपर वाला इजी लग रहा है, ऊपर वाला कर लो। तो इसी क्वेश्चन के अंदर चौथे में ही आपको एक अथवा में एक चॉइस में क्वेश्चन पूछ लिया है। यहाँ पर ध्यान से अगर आप देख पा रहे हो तो कि निम्नलिखित जानकारी के आधार पर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में महिला कार्यकर्ता जनसंख्या अनुपात की तुलना और विश्लेषण करनी है। यह आपको जानकारी दे दिया है और इसके आधार पर जो ग्रामीण और शहरी क्षेत्र है, यानी गांव में और शहरों में जो महिला कार्यकर्ता है, ठीक है, कह सकते हैं एक तरह से जो वर्कर्स की पॉपुलेशन है, ठीक है, चाहे महिला हो या पुरुष हो, इस तरह से करके, तो महिला कार्यकर्ता का अनुपात कितना है उसकी तुलना आपको करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दे रखा है एक डेटा दे रखा है और टेबल दे रखा है कि वर्कर पॉपुलेशन रेशियो इन इंडिया 2017 एंड 18 इस तरह से दे रखा है। सेक्स हमारा क्या है, मेल एंड फीमेल, वही मैन एंड वुमेन जो भी आप कह सकते हैं। तो इस तरह से टोटल है रूरल एरिया के अंदर और अर्बन एरिया के अंदर। तो रूरल एरिया के अंदर टोटल जो कितना आता है और इस तरह से कितना आता है, तो उस तरह से आंसर आपको लिखना है। तो देखिए उत्तर आपको इस तरह से लिखना है कि महिला अर्थव्यवस्था में कुल श्रमिक आबादी का 16.5% है। ठीक है, और ग्रामीण क्षेत्रों में महिला श्रमिकों की संख्या 17.5% है। शहरी क्षेत्रों में महिला श्रमिकों जो है ना 14.2% की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक है। जाहिर सी बात है, शहरों में आपको ज्यादा वुमेन वर्कर देखने को मिल जाएंगी। ग्रामीण क्षेत्रों में घोर गरीबी के कारण ग्रामीण महिलाओं को अपने शहरी जो है समकक्षों की तुलना में अधिक काम करने के लिए मजबूर किया जाता है। ठीक है ना, तो इस तरह से आपको लिखना है बच्चों। यही क्वेश्चन अगर आपसे इंग्लिश मीडियम में पूछेगा तो इस तरह से पूछेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं
ठीक है, कि कंपेयर एंड एनालाइज द वुमेन वर्कर पॉपुलेशन रेशियो इन रूरल एंड अर्बन एरियाज बेस्ड ऑन फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। यहाँ पर आपको दे दिया है, इसके हिसाब से आपको कंपेयर करना है। तो इसका जो आंसर आपको लिखना है बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं द डेटा इन द गिवन टेबल रिवील्स दैट, क्या क्या रिवील करता है। तो इस तरह से आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं बच्चों। यहाँ पर आपको इस तरह से आंसर मिल जाएगा और यहाँ पर आंसर आप देख सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो आई होप कितना आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है हमारा 5वां क्वेश्चन। यहाँ पर ध्यान से देखिए कि बुनियादी ढांचे में निवेश किसी देश की आर्थिक विकास में योगदान देता है, एक वैध तर्क के साथ दिए गए कथन की पुष्टि करनी है। बुनियादी ढांचा मतलब, क्वेश्चन देखिए इसको इंग्लिश में किस तरह से पूछा है कि इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर कंट्रीब्यूट्स टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री, जस्टिफाई द गिवन स्टेटमेंट विद अ वैलिड आर्ग्यूमेंट। ठीक है, यानी कि आप बात करें किसी भी देश की जो बुनियादी ढांचा होता है, यानी कि जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, जैसे रोड, हाईवे, ठीक है, इस तरह के जो इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं, इसके अंदर अगर कोई इन्वेस्ट करता है ना, तो वो उस देश की जो इकोनॉमी है वो फास्टली ग्रो करती है। ठीक है, तो इसी चीज को आपको सही ठहराना है। तो उत्तर इस तरह से आप लिखेंगे आंसर अपना कि दिया गया कथन सत्य है, एक अर्थव्यवस्था में ढांचागत विकास उत्पादकता बढ़ाता है। ठीक है, यानी कि अगर वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर में आप इन्वेस्ट करेंगे ना, तो जाहिर सी बात है वहां पर जो भी माल बनेगा, जो भी कच्चा माल से पक्का माल या जो भी प्रोडक्ट बनाया जाएगा उस देश में, वो ज्यादा बनेगा और ज्यादा सप्लाई भी हो पाएगा। ठीक है, रोजगार की सुविधा प्रदान करेगा, अधिक आय उत्पन्न करेगा। ये आय में वृद्धि के साथ लोगों के जीवन की गुणवत्ता जो है ना, लाइफ ऑफ क्वालिटी कह सकते हैं, वो भी इंप्रूव होगा। इसी तरह से बहुत सारी चीजें हमें देखने को मिलेंगी जब इंफ्रास्ट्रक्चर किसी देश का आप उसके अंदर इन्वेस्ट करेंगे और वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेगा। आप अमेरिका वगैरह के इंफ्रास्ट्रक्चर देख लीजिए, काफी डेवलप मिलेंगे आपको। यही क्वेश्चन अगर आपसे इंग्लिश में पूछेगा तो इस तरह से पूछेगा, और जो आपको आंसर लिखना है वो कुछ इस तरह से लिखना है। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चों, इस तरह से आंसर आपको लिखना है। ये रहा आपके सामने इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे। वीडियो को पॉज कर करके आप पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं बच्चों। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है हमारा 6वां क्वेश्चन यहाँ पर कि वैध कारक बताते हुए बताइए कि निम्नलिखित में से कौन भारत की राष्ट्रीय आय के आकलन में शामिल नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से दिया हुआ है, आप ये देख सकते हैं, और जो आपको आंसर लिखना है वो इस तरह से लिखना है। ठीक है, ये रहा आपके सामने आंसर कि भारत की राष्ट्रीय आय में आकलन में निम्नलिखित को शामिल नहीं किया जाएगा। पहला, क्योंकि इस तरह के लेन देन केवल कागजी दावे हैं और इससे कोई मूल्यवर्धक नहीं होता है। ठीक है, यानी कि ए। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में एक निवेशक द्वारा एक्स लिमिटेड के खरीदेगा शेयर, तो ये भारत की राष्ट्रीय आय के आकलन में शामिल नहीं होगा। दूसरा आप क्या नहीं होगा, यहाँ पर सी वाला भी नहीं होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, कि भारत सरकार द्वारा भुगतान किया गया मुआवजा केवल हस्तांतरण भुगतान और इससे अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं का कोई प्रवाह नहीं है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। यही क्वेश्चन अगर आपसे इंग्लिश में पूछेगा तो इस तरह से पूछेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, गिविंग वैलिड रीजन एक्सप्लेन विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी इंक्लूडेड इन एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम ऑफ इंडिया। ठीक है, तो क्या नेशनल इनकम ऑफ इंडिया के अंदर इंक्लूड नहीं होगा। इस तरह से 3 चीजें यहाँ पर आपको दी हुई है, यहाँ पर आप रीड कर सकते हैं। इसका जो आंसर आपको इंग्लिश मीडियम में लिखना है वो कुछ इस प्रकार से लिखना है, आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे बच्चों यहाँ पर। ठीक है, ये आंसर है आपका यहाँ तक। ठीक है, तो इस तरह से आपको इंग्लिश मीडियम में आंसर लिखना है बच्चों। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है हमारा, यहाँ इसी के अथवा में क्वेश्चन दे दिया। देखिए बच्चों, आपको बहुत सारा चॉइस देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट बनेगा, ध्यान रखिएगा। तो वही ऊपर वाला क्वेश्चन अगर आपको नहीं आता है, ठीक है, जो आपको ऊपर वाला एक क्वेश्चन आपको दिया था वो नहीं आता, तो ये नीचे वाला क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो इसके नीचे अथवा में देखिए क्या क्वेश्चन पूछा है, ध्यान से समझिए बच्चों, कि एक काल्पनिक अर्थव्यवस्था के लिए नाम मात्र सकल घरेलू उत्पाद के मूल्य का अनुमान लगाएं। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद और मूल्य सूचकांक का मूल्य क्रमशः 500 करोड़ और 125 के रूप में दिए गया है। ठीक है, तो इसको इस तरह से आप कर सकते हैं। यहाँ पर आप फॉर्मूला देख लीजिए किस तरह से लगाएंगे आप। ठीक है, जो हमारा नॉमिनल जीडीपी है बराबर में रियल जीडीपी इनटू में आप कर दीजिएगा आपका प्राइस और बटे में आपका 100। तो हमारा ये क्या है, नॉमिनल जीडीपी इस तरह से करके क्या है 125 दिया हुआ है और बटे में 100 कर देंगे, टोटल आपका 625 करोड़ आपका आंसर निकल करके आ जाएगा। ये क्वेश्चन आपसे अगर इंग्लिश में पूछेगा
तो इस तरह से पूछेगा, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ठीक है, कि एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ नेशनल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ हाइपोथेटिकल इकोनॉमी, द वैल्यू ऑफ रियल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड प्राइस इंडेक्स आर गिवन एज 500 करोड़ एंड 125 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो इस तरह से है आपका क्वेश्चन पूछा, और जो आंसर आपको लिखना है वही है आपका नॉमिनल जीडीपी बराबर में रियल जीडीपी इंटू में आपका जो प्राइस इंडेक्स दे रखा है, आप नीचे कर देंगे बटे में 100 करके, तो इस तरह से आपका आंसर निकल जाएगा। मैंने आपको ये बता दिया, आई होप कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है हमारा 7वां क्वेश्चन, कि निम्नलिखित जानकारी का अध्ययन करें और जीडीपी के प्रतिशत के रूप में बुनियादी ढांचे और ढांचे में निवेश के आधार पर भारत और सिंगापुर की अर्थव्यवस्था की तुलना करनी है आपको। तो ये आपको कुछ इस तरह से टेबल दे रखा है, इसको आपको ध्यान से समझना है, देन आंसर आपको देना है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर इंडिया एंड जो हमारा सिंगापुर है उसकी अर्थव्यवस्थाओं की तुलना करनी है आपको। तो चलिए समझते हैं बच्चों, यहाँ पर क्या क्या बता रखा है कि जीडीपी के प्रतिशत के रूप में बुनियादी ढांचे में निवेश सकल घरेलू उत्पाद का वह अनुपात होता है जिससे कि किसी देश में ढांचागत सुविधाओं के विकास के लिए निवेश किया जाता है, ठीक है ना। दिए गए आंकड़े के अनुसार यह स्पष्ट है कि भारत अपने कुल सकल घरेलू उत्पाद का 30% जो है, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, यानी कि बुनियादी ढांचे की प्रगति पर योगदान दे रहा है, यानी कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को आगे बढ़ाना है, जो कि सिंगापुर के लिए 28% के इसी आंकड़े से सिर्फ एक पायदान ऊपर है, ठीक है। तो इस तरह से थोड़ा ही ऊपर है भारत। उसके बाद है कि भारत के विशाल भूगोल को देखते हुए यह इस दिशा में अपेक्षाकृत बहुत कम है, भारत को और भी इन्वेस्ट करना चाहिए अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए। भारत तेज गति से विकास करना चाहता है, तो बुनियादी ढांचे के विकास पर उच्च विवेकपूर्ण निवेश पर ध्यान देना चाहिए, यानी कि उसको और भी ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए। आपने रिसेंटली देखा होगा जो अभी हमारा बजट आया है 2022 में, जो बजट अभी पेश किया गया था निर्मला सीतारमन जी द्वारा, तो उसमें बताया गया कि भारत जो है अपना इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करेगा, ठीक है। तो इस तरह की बातें कही गई है, भारत भी भविष्य में विश्व गुरु बनेगा, उसकी चिंता मत कीजिए। तो ये क्वेश्चन आपसे इंग्लिश मीडियम में कुछ इस तरह से पूछेगा बच्चों, आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ठीक है। ये आपको यहाँ पर टेबल दे दिया है और इसके अकॉर्डिंग आपको जो आंसर लिखना है वो इस तरह से देखना है, आप देख सकते हैं। इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी इज द प्रोपोर्शन ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट विच इज इन्वेस्टेड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज इन अ कंट्री, ठीक है। इस तरह से आपको आंसर लिखना है, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ तक आपका आंसर रहेगा इंग्लिश मीडियम में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 7वां क्वेश्चन कंप्लीट। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अब हम लोग आ गए हैं 8वें और 9वें क्वेश्चन में, जो कि आपका केस बेस्ड या स्रोत आधारित, जो भी आप समझ लीजिए, इस तरह से आपको पढ़ करके उत्तर देना होगा। तो ये चीन और भारत के जो मैत्री गलियारे हैं, यानी कि यहाँ पर बात कर रहा है आपका चाइना पाकिस्तान, CPEC करके होता है ना, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसको इंग्लिश में आप कहते हैं, जिसको हिंदी में आप चीन पाक मैत्री गलियारा जिसको आप कहेंगे। तो इसके ऊपर दे रखा है, CPEC के बारे में दे रखा है, ठीक है, जिसको लेकर के कई विवाद भी रहते हैं भारत पाकिस्तान और चीन के बीच में, ठीक है। तो इसी के ऊपर ही पूरा दे रखा है। मैं इसको पढ़ूंगा नहीं, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर से चलूंगा, क्योंकि इसको अगर हम पढ़ेंगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट चलते हैं क्वेश्चन आंसर्स पे, ठीक है। और ये जो उठाया गया है, यहाँ से उठाया गया है, आप देख सकते हैं, ये पूरा आर्टिकल है या जो भी चीज यहाँ लिखा हुआ है, सारी चीजें। आगे चलते हैं, इसी के बारे में आपका क्वेश्चन जो पूछा है उससे संबंधित आंसर लिखने का प्रयास करते हैं। तो 8वां क्वेश्चन है कि चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा, जो हमारा CPEC है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को होने वाले किन्हीं 2 आर्थिक लाभों की रूपरेखा तैयार कीजिए और उन पर चर्चा करिए। यानी कि CPEC से पाकिस्तान को क्या बेनिफिट हुआ इकोनॉमिकली, उनकी अर्थव्यवस्था में क्या हमें बूस्ट या बेनिफिट देखने को मिला। तो देखिए, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था के लिए चीन पाकिस्तान और आर्थिक गलियारे यानी कि CPEC से आर्थिक लाभ कुछ इस तरह से है कि चीन से पाकिस्तान की अपनी एक सड़क अवसंरचना का निर्माण करने और रोजगार और अर्थव्यवस्था में आय का समर्थन करने में मदद करने के लिए वित्तीय और तकनीकी विशेषज्ञता प्रदान की है, ठीक है। चीन ने क्या किया है, एक सड़क बना दी है CPEC के तहत ना, भारत कह रहा हूँ, चीन और पाकिस्तान के बीच में एक सड़क बना दी है, जिससे कि माल को भी अच्छे से इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जा सकता है, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें दी जा सकती है, जैसे कि चीन जो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था है वो और आगे जाए, लेकिन और आगे जाने की जगह वो और पीछे आ रही है। हालांकि चीन की जो अभी चीन और पाकिस्तान के बीच में जो CPEC है ना, इससे पाकिस्तान को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। खैर, आगे बता रखा है कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर ने पाकिस्तान की बिजली उत्पादकता क्षमता में भारी वृद्धि की है, ठीक है। इसने देश में आपूर्ति पक्ष की बाधाओं को समाप्त कर दिया है, जिससे देश भर में ब्लैकआउट को एक नियमित घटना बना दिया था। यानी कि जैसे आपने अभी कुछ दिन पहले भी सुना होगा ये चीज, कि जैसे जैसे चाइना और पाकिस्तान के रिलेशंस इंप्रूव हो रहे हैं, ठीक है, उसमें क्या देखने को मिल रहा है, और CPEC के कारण ना
चाइना के कारण चाइना को बहुत ज्यादा बिजली चाहिए और पाकिस्तान में बिजली की वैसे ही कमी रहती है, तो इसी में कह रहा है कि पाकिस्तान की बिजली उत्पादक क्षमता में भारी वृद्धि की है, ठीक है, यानी कि वृद्धि हुई है, लेकिन देश के अंदर आपको ब्लैकआउट की समस्या भी देखने को मिलेगी, यानी कि सारी बिजली तो आपका चाइना ले जाता है, पाकिस्तान के अंदर क्या होता है, मुश्किल से कई दिन तो ऐसे होते हैं जो बिजली आती ही नहीं है, ठीक है, ब्लैकआउट हो जाता है, फुल्ली ब्लैकआउट, खत्म, टाटा बाय बाय करके। तो ये सारी समस्याएं भी उत्पन्न हुई है, लेकिन ये है कि भारी वृद्धि भी हुई है सीपीईसी के बनने से ना, जो पाकिस्तान में जैसे मान लीजिए पहले कम बिजली बनती थी ना, तो सीपीईसी बन गया तो बिजली भी ज्यादा बनी है, ठीक है, मतलब बनना शुरू हो गई है सीपीईसी के कारण। यही क्वेश्चन अगर आपसे इंग्लिश मीडियम में पूछेगा, ये देखिए चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के इस पे है कि वही आपका यहाँ पे लिखा हुआ है SINO सीनो पाक जो चाइना और पाक का फ्रेंडशिप कॉरिडोर है, वही सीपीईसी के बारे में। तो ये पैराग्राफ दे रखा है पूरा का पूरा, ठीक है, और इसी रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आउटलाइन एंड डिस्कस एनी टू इकोनॉमिक एडवांटेज ऑफ चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर सीपीईसी, ठीक है ना, अक्यूरिंग टू द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। तो इस तरह से है, तो इसका आंसर जो आपको लिखना है वो इस तरह से लिखना है, देखिए अच्छी चीज आपको लिखनी है, एडवांटेज लिखना है, तो यहाँ पर इस तरह से आप देख सकते हैं कंट्री के अंदर ब्लैकआउट भी देखने को मिलता है रेगुलर बेसिस पे, ठीक है, इसको भी वहां का एक अभिन्न अंग मान लिया गया है, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है हमारा 9वां क्वेश्चन, इसी पैसेज से रिलेटेड है। यहाँ पर आपसे पूछा 9वें क्वेश्चन में कि चीनी अर्थव्यवस्था की तुलना में पाकिस्तान की द्विपक्षीय ऋण जाल स्थिति के निहितार्थ का विश्लेषण कीजिए। वो ये वाला क्वेश्चन जो है ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आजकल बहुत डिमांड में है, तो आ सकता है क्वेश्चन। एनालाइज द इम्प्लीकेशन ऑफ, इस तरह से जो डेब्ट ट्रैप है ना चाइना का, तो उसके अंदर किस तरह से पाकिस्तान फंसा हुआ है, चाइनीज इकोनॉमी, यहाँ पर इस तरह से क्वेश्चन है आपका, ठीक है ना, जो पूरा एक डेब्ट ट्रैप जो चाइना आज के टाइम पे फैला रहा है, तो पाकिस्तान कैसे फंस गया उसके अंदर, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं इस तरह से कि वही चीज है कि चीन के जो है सो कि हाल ही के दिनों में देखा गया, चीन हाल के दिनों में अपनी डेब्ट ट्रैप जो अपना डिप्लोमेसी के लिए मशहूर हो गया है, इसके तहत चीन विभिन्न देशों को अपने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव में लाने के लिए वित्तीय और तकनीकी विशेषज्ञता प्रदान करता है। मतलब कि क्या करता है, चाइना लोन देता है और ऐसी चीजों में लोन देगा जिससे कि आप लोन का रिकवरी करिए नहीं सकते हैं, ठीक है। चाइना ने अभी श्रीलंका को लोन दिया, ठीक है, हम्बनटोटा पोर्ट को डेवलप करने के लिए, और बोला कि भाई इसको विकसित करो और आप बहुत रेवेन्यू कमाओगे, एकदम धड़ाधड़ नोटों की बारिश हो जाएगी आपके देश पे। क्या हुआ, 0 रुपया कमाने लगे, उल्टा लॉस में चला गया हम्बनटोटा पोस्ट। 99 ईयर्स के लिए क्या किया, चीन को लीज पर दे दिया, ले जाओ भाई। चाइना ने सीपीईसी में इन्वेस्ट किया पाकिस्तान के अंदर, लॉस में चला गया, अभी भी लॉस में चल रहा है। पाकिस्तान हर हथकंडे अपना रहा है कि चीन और उनको लोन दे रहे, लेकिन और लोन नहीं दे रहा है, तरह तरह की चीजें उनकी खाते जा रहा है, ठीक है, उनका हाईवे पता नहीं क्या क्या गिरवी कर लिया आपने यहाँ पर। तो वही चीज है डेब्ट ट्रैप के बारे में, तो ये सारा आप रीड कर सकते हैं, यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, ठीक है। यही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन अगर आपसे इंग्लिश मीडियम में पूछेगा तो इस तरह से पूछेगा 9वां क्वेश्चन, और जो आपको आंसर लिखना है वो इस तरह से लिखना है कि चाइना हैज बिकम फेमस फॉर इट्स डेब्ट ट्रैप डिप्लोमेसी इन रिसेंट टाइम्स। अंडर दिस China provides financial and technical expertise assistance to help various nations to bring them under its direct or indirect influence। मतलब वो अपने एक तरह से जाल में फंसाने के लिए वो लोगों को पूरी कंट्री को लोन देता है, लोगों का कह रहा हूँ। और इसी तरह से यहाँ पर कुछ डेटा दे रखा है जिसको आप यहाँ पर रीड कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। मेरे से जितना समझा पा रहा हूँ बच्चों, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने का, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा बच्चों, ठीक है, जिससे कि हमारा मोटिवेशन बढ़े। और अभी तो फिजिकल है, हिस्ट्री है, बहुत सब्जेक्ट है यार, मजा आएगा, अभी तो पूरा एक जर्नी बाकी है हमारा, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए 10वां क्वेश्चन कि बताइए आप कि गैर मौद्रिक एक्सचेंज आर्थिक कल्याण के सूचकांक के रूप में सकल घरेलू उत्पाद के उपयोग में कैसे प्रभावी करते हैं। ये क्वेश्चन अगर आपसे इंग्लिश में पूछेगा तो इस तरह से आपसे पूछेगा कि एक्सप्लेन हाउ non-mandatory exchanges impact the use of gross domestic product as an index of economic welfare, ठीक है। तो इस तरह से आपको लिखना है, यहाँ पर आप आंसर देख सकते हैं बच्चों, इस तरह से लिखना है। उस उदाहरण के लिए आप यहाँ पर एक जो उदाहरण भी देख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, यही क्वेश्चन अगर आपको इंग्लिश में पूछेगा तो इस तरह से पूछेगा, और जो आपको आंसर देना है वो कुछ इस तरह से देना है, ये आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, ठीक है। ये आंसर रहा आपका, और इस तरह से एक एग्जांपल भी आप दे सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो ये इस तरह से यहाँ पर आपको लिखना है, 3-3 नंबर वाले क्वेश्चन से ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर 11वां क्वेश्चन कि मौद्रिक उपाय एक अर्थव्यवस्था में
फीती की खाई की समस्या का एक वैध समाधान प्रदान करते हैं। दिए गए कथन को सही ठहराने के लिए किन्हीं दो मौद्रिक उपायों का उल्लेख कीजिए और उन पर चर्चा कीजिए। यही क्वेश्चन इंग्लिश में आपसे पूछेगा तो कुछ इस तरह से पूछेगा कि मैंडेटरी मेजर्स ऑफर अ वैलिड सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ इन्फ्लेशनरी गैप इन एन इकोनॉमी स्टेट एंड डिस्कस एनी टू मॉनेटरी हो गए, मैंडेटरी पढ़ते हैं, माफी चाहूंगा, मॉनेटरी मेजर्स टू जस्टिफाई द गिवन स्टेटमेंट। ठीक है, तो इस तरह से आपको इससे क्वेश्चन पूछेगा, जो आपको आंसर लिखना है वो कुछ इस तरह से लिखना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, हिंदी मीडियम वाले बच्चे पहले देख लीजिए, और नीचे चले तो ये आंसर्स यहाँ पर आप देख सकते हैं। केंद्रीय बैंक द्वारा क्या क्या चीजें की जाती है, सीआरआर में वृद्धि, इस तरह से चीजें आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस तरह से आंसर आपको लिखना है बच्चों। ठीक है, ध्यान रखिएगा, वीडियो को पॉज करके आप पढ़ना चाहें तो पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन अगर आपसे इंग्लिश में पूछेगा तो इस तरह से पूछेगा, यहाँ पर आप देख ही सकते हैं, ये इंग्लिश में पूछा है, और जो आपको आंसर लिखना है वो कुछ इस तरह से लिखना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, टू मेजर्स विच में बी यूज टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ इन्फ्लेशन आर। ठीक है, इन्फ्लेशन को रोकने के लिए, महंगाई को रोकने के लिए क्या क्या किया जाता है, तो सेंट्रल बैंक क्या करता है, ठीक है, रेपो रेट को घटा देता है, जिससे कि लोन मिलना आसान हो जाता है। यही सारी चीजें आप यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है हमारा 12वां क्वेश्चन। यहाँ पर ध्यान से देखिए, 12वें क्वेश्चन के ए में बोला है निम्नलिखित आंकड़ों से घरेलू आय के मूल्य की गणना करनी है आपको। यानी कि इंग्लिश में बोले तो फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक इनकम। इस डेटा के अनुसार आपका जो डोमेस्टिक इनकम है उसको कैलकुलेट करना है। ये डेटा दे दिया आपको, प्रोवाइड करवा दिया है। ठीक है, ये टेबल के अंदर इस डेटा को आप ध्यान से समझ लीजिए। और जो आपका इसी के बी में यहाँ पर आपसे पूछा है कि आउटपुट का मूल्य और मूल्य वर्धित के बीच में अंतर भी आपको करना है। तो आंसर इस तरह से लिखना है आपको। ए में घरेलू आय, जो आपको पूरा क्या निकालना था बच्चों, यहाँ पर ये घरेलू आय के मूल्य की गणना करनी थी, तो उसके लिए आपको ऐसे निकालना होगा बच्चों। आंसर आपका ये रहेगा, घरेलू आय यहाँ पर ब्रैकेट में NPC@FC बराबर में इस तरह से चीजें दिया हुआ है, जो ऊपर आप देख सकते हैं। यहाँ पर 2000 प्लस में 800 रुपए प्लस में 460 प्लस में 940 प्लस में 300 प्लस में 200, तो टोटल हमारा हो जाता है 4700 करोड़ रुपए। ठीक है, तो इस तरह से जो हमारा घरेलू आय है बोले तो आपका जो डोमेस्टिक इनकम है उसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी के बी में जो आपका आंसर दिया है, मतलब क्वेश्चन है, इसके अकॉर्डिंग जो आपको आंसर लिखना है कुछ इस तरह से लिखना है। इसका बी वाला आंसर भी आप यहाँ पर रीड कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, अब यही क्वेश्चन अगर आपसे इंग्लिश में पूछेगा तो कुछ इस तरह से पूछेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ए में इस तरह से पूछेगा और बी में आपसे इस तरह से पूछेगा बच्चों। ठीक है, और जो आपको आंसर लिखना है वो कुछ इस तरह से लिखना है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पर ये देखिए, ठीक है, ये डोमेस्टिक इनकम को हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं, और इस तरह से जो बी में क्वेश्चन था उसका आंसर आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये हो गया हमारा 12वें का ए। अब हम लोग आगे चलते हैं। 12वें में एक अथवा भी दिया है आपको बच्चों। अथवा बोले तो चॉइस दिया है कि अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता है, जो ऊपर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ये क्वेश्चन अगर आपको नहीं आता है तो ये नीचे वाला क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं बच्चों। तो इसके अथवा में क्या क्वेश्चन पूछा है बच्चों, उसको ध्यान से समझिए। इसके चॉइस में आपसे क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित आंकड़ों को देखते हुए संभव एक किसान द्वारा गेहूं का उत्पादन करने वाले कारक लागत पर शुद्ध मूल्य वर्धित ज्ञान जो है उसको मतलब ज्ञात करना है आपको। तो इस तरह से टेबल दिया है, इसके अकॉर्डिंग आपको आंसर लिखना है। तो इसका क्वेश्चन का आंसर इस तरह से होगा हमारा कि कारक लागत पर जोड़ा गया शुद्ध मूल्य, मतलब शुद्ध जो था वो मूल्य था वो NVA और @ आपका FC। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर टोटल जो आंसर निकलेगा 6970 करोड़, इस तरह से आपका 6970 करोड़ रुपए इस तरह से निकलेगा। और अगला क्वेश्चन पूछा था इसमें कि विदेशों से शुद्ध कारक आय के किन्हीं दो घटकों का उल्लेख करना है। ठीक है, तो इस तरह से आप लिखेंगे कर्मचारियों का शुद्ध मुआवजा, संपत्ति और उद्यमिता से शुद्ध आय। ठीक है, इस तरह से आंसर आप लिख सकते हैं। ठीक है, विदेशों से जो हमारा शुद्ध आय आता है उसके घटक। ये क्वेश्चन अगर आपसे इंग्लिश में पूछेगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसके चॉइस में आपसे क्वेश्चन पूछा है इस तरह से, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और बी में इस तरह से क्वेश्चन पूछा है, ये आपके सामने। और जो आपको आंसर लिखना है बच्चों वो कुछ इस तरह से लिखना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, नेट वैल्यू एडिड एट फैक्टर कॉस्ट NVA @ FC बराबर में ये, और 6970 करोड़, ये हमारा आंसर निकल जाएगा। और इसके अथवा में जो क्वेश्चन मतलब इसी के साथ जो बी में था, इस तरह से आपको आंसर उसका लिखना है, कोई भी दो लिखना है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 13वां क्वेश्चन। यहाँ पर आप देख सकते हैं 13वें क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा है बच्चों कि कीटनाशक रासायनिक यौगिक है जिन्हें कीटों को मारने के लिए डिजाइन किया गया है।
कई कीटनाशक मामूली मात्रा के संपर्क में आने पर भी लोगों के लिए स्वास्थ्य जोखिम पैदा कर सकते हैं। उपभोक्त कथन के आलोक में रासायनिक कीटनाशकों के प्रतिस्थापन के किन्हीं दो पारंपरिक तरीकों का सुझाव दीजिए। तो इस तरह से आंसर आप लिख सकते हैं कि पारंपरिक प्रथाएं रासायनिक उर्वरकों के उपयोग के बिना प्रदूषण को नियंत्रित करेंगे, यानी कि जो हम लोग रेगुलरली अपना कीटनाशक वगैरह जो कीड़े मारने की दवाएं इस्तेमाल करते हैं, जैसे नीम हो गया, कृषि क्षेत्र में किसी क्षेत्र के आसपास बड़ी संख्या में पक्षियों को रहने दिया जाए तो उसे कीड़े नहीं लगेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से आंसर आप लिख सकते हैं। यही क्वेश्चन अगर आपका इंग्लिश में आएगा तो इस तरह से आंसर आपसे पूछेगा कि पेस्टिसाइड्स आर केमिकल्स कंपाउंड्स डिजाइन टू किल जो पेट्स होते हैं, इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन आएगा आपका इंग्लिश मीडियम में। और जो आपको आंसर लिखना है, यहाँ से आंसर आपको लिखना शुरू कर देना है कि जो हमारा ट्रेडिशनल है वो उससे हमारा फर्टिलाइजर वगैरह इस तरह से चीजें लिख सकते हैं, वो उससे बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है और इन्वायरमेंट को भी हार्म नहीं करता है, ठीक है। आगे चलते हैं। इसके बी में देखिए क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल के दिनों में भारतीय अर्थव्यवस्था ने कार्य बल के आकस्मिकरण की समस्या का अनुभव किया है। यह समस्या केवल कोविड-19 के प्रकोप से बढ़ी है। क्या आप दिए गए कथन से सहमत है? उपयुक्त कथन के आलोक में कार्यबल के आकस्मिकरण के किन्हीं दो नुकसानों पर चर्चा करनी है आपको। यही क्वेश्चन अगर आपसे इंग्लिश में पूछेगा तो इस तरह से पूछेगा, आप देख सकते हैं, ठीक है ना, कि इन रिसेंट टाइम्स द इंडियन इकोनॉमी, जो इंडिया की इकोनॉमी है, हैज एक्सपीरियंस द प्रॉब्लम ऑफ, इस तरह से प्रॉब्लम फेस किया है वर्क फोर्स का। द प्रॉब्लम हैज ओनली बीन, इस तरह से है, बाय आउटब्रेक ऑफ कोविड-19। तो वही जाहिर सी बात है, कोरोना के बाद आने के बाद क्या हुआ, हमने समस्या झेली मजदूरों वगैरह की, श्रम की। तो आपको जो आंसर लिखना है बच्चों, इसका इस तरह से लिखना है कि लॉकडाउन के कारण भी बहुत सारी समस्याएं फेस करनी पड़ी, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर आप आंसर लिख सकते हैं। वीडियो को पॉज करके आप पढ़ना चाहें तो पढ़ भी सकते हैं बच्चों, ठीक है। और यही क्वेश्चन आपसे इंग्लिश में मीडियम में पूछेगा तो इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा इंग्लिश मीडियम में। यहाँ पर आप देख सकते हैं बी वाला, और जो आपको आंसर लिखना है वो कुछ इस तरह से लिखना है बच्चों कि द गिवन स्टेटमेंट इज क्वाइट एप्रोप्रिएट विद रेफरेंस टू द, इस तरह से रेफरेंस दिया गया है और इस तरह से आंसर आपको लिखते हुए चलना है बच्चों। इंडिया के बारे में कोविड-19 के संदर्भ में आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा, यहाँ तक हमारा हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम मैंने आपका ये पेपर कंप्लीट करवा दिया। इकोनॉमिक्स का पेपर नंबर 3 हमारा आज कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा बच्चों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए इस वीडियो को। कल के लिए सबको ऑल द बेस्ट। जितना आप लाइक करेंगे इस वीडियो को, हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा और वीडियोस बनाने के लिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए आ गए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल कलर का बटन दबा करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बगल में आपको बेल का आइकन देखने को मिलेगा, इसको प्रेस करके क्या करना है, आपको ऑल पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप ऑल पे क्लिक करेंगे, जितने भी हमारे चैनल पे वीडियोस आएंगे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाया करेगा। प्रीवियसली जो 2 पेपर्स डाले हैं उनका भी वीडियो आप जरूर देख करके जाइएगा, बहुत हेल्प मिलेगा आपको। आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। सभी को ऑल द बेस्ट। अच्छे से पेपर करना, स्ट्रेस मत लेना, टाइम का पूरा यूटिलाइज करना चीजों को, ठीक है। जय हिंद, वंदे मातरम।